दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड एल मांचो। एल मांचो ने बचपन से लेकर अब तक कभी शराब नहीं पी, लेकिन पूरी दुनिया में जो लोगों के नस में ड्रग्स फैला हुआ था, उस ड्रग्स के पीछे एल मांचो का हाथ था। शुरुआत में बड़ा सीधा साधा, बड़ा भोला भाला लड़का था, लेकिन आगे जाकर फेमस ड्रग लॉर्ड बन गया। इसकी खुद की आर्मी थी, CJNG, और उस प्राइवेट आर्मी को यह रन करता था। मैक्सिको में रहते हुए आधे विश्व पर इसका कब्जा था। कहीं भी अगर ड्रग सप्लाई हो रही थी तो उसके पीछे एल मांचो का हाथ था। अमेरिका इससे परेशान हो गया था। अमेरिका ने इस पर 15 करोड़ का इनाम रखा था कि ये जैसे भी मिल जाए। अचानक से इसके घर वाले एक एक कर सरेंडर करते गए, कुछ लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन एल मांचो अभी भी पुलिस की, मिलिट्री की, इंटेलिजेंस की हद से बाहर था। अब अमेरिका गुस्से में था और अमेरिका ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, मैक्सिको पर दबाव बनाया कि आप इस आतंकवादी को हमारे हवाले करो या तो मार दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम करेंगे। इसके बाद मैक्सिको सरकार जो है प्रेशर में आ गई और इस ड्रग सिंडिकेट का खात्मा करने के लिए इन्होंने एल मांचो को टारगेट किया और एल मांचो को मार गिराया। लेकिन इन्हें लगा कि यहाँ स्टोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इसने प्राइवेट आर्मी बना रखी थी, वो आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से भी ज़्यादा मजबूत थी। इतने हाईली इक्विपाइड वेपन्स थे इनके पास और ऐसे ऐसे असला थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हाईटेक, मतलब जितनी भी हाईटेक आर्मीज़ हैं, कमांडोज हैं, उनके पास भी असले नहीं है। और वो असले इनके पास थे और इनके जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए कि इनका बॉस मारा गया है और इन्होंने पूरे मैक्सिको में आग लगा दी। एक तरह से सड़कों पर निकल आए, बंदूक लिए, रॉकेट लॉन्चर लिए और जहां पुलिस की गाड़ी दिखी, जहां सरकारी अधिकारी दिखा, सीधा गोली मार दिया। इन्होंने वार्निंग दी कि कोई भी सरकारी अधिकारी अगर सड़क पर दिख गया तो उसका हश्र बुरा होगा। ऐसे में वहां जो सिचुएशन थी वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी और आर्मी को खुद उतरना पड़ा। अब हम जानेंगे इसी ड्रग लॉर्ड के बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे एक नॉर्मल फैमिली का लड़का जो शराब भी नहीं पीता था और जिंदगी भर जिसने शराब नहीं पी, वो सबसे बड़ा माफिया बन गया, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बन गया ड्रग्स में। और इसी के ड्रग्स पूरे दुनिया में फैले हुए थे। तो ये कौन था, क्या इसकी स्टोरी है, डिटेल में जानेंगे और इसके जाने के बाद अब क्या होगा। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूएसए में जो चीज़ अगर जिसकी डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर वो चीज़ इनलीगल हो तो उसकी डिमांड और ज़्यादा होती है और उसके पैसे भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो पड़ोसी देश हैं, कोलंबिया, मैक्सिको, यहाँ से मोस्टली ज़्यादातर जो ड्रग्स का काम था वो अमेरिका में होता था। मतलब जो ड्रग्स मैक्सिको में होता था उसे बेचा जाता था अमेरिका में, क्योंकि उसके पैसे अच्छे मिलते थे। ऐसे में मैक्सिको में अलग अलग कार्टल बन गए थे, एक तरह से अलग अलग गैंग ग्रुप कह लीजिए, और इंग्लिश में उसे वहाँ कहा जाता था कार्टल। तो ये अलग अलग कार्टल गैंग्स जो थे वो अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रहे थे और उनका काम था कि मैक्सिको से, कोलंबिया और बाकी जगहों से यूएसए में ड्रग्स लेकर जाना। और ड्रग्स के लिए यूएसए पहले से ही बहुत ज़्यादा अभियान चलाता आ रहा है। ड्रग्स कार्टल को ख़त्म करने के लिए उसने खुद की एक स्क्वाड बना रखी है। इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ड्रग कार्टल पे ही काम करती है कि कौन कौन से ड्रग कार्टल एक्टिव हैं। इस बीच सब कुछ चल रहा था। मैक्सिको अपनी अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रहा था। बहुत सारे ड्रग कार्टल गैंग्स बहुत धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे। अब साल आता है 1966, मैक्सिको का मिचोकैन में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उसके घर वालों ने रखा निमिशो रूबिन ऑस्गिरो कैरवेंटेस, और आगे जाके ये नाम बना एल मांचो। और एल मांचो इतना बड़ा नाम बनने वाला था ये उसके परिवार वालों ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये परिवार जो था गरीब परिवार था और अवैध जो गांजे की खेती होती थी उसकी रखवाली करता था। अब ये गरीब परिवार से था। आधा परिवार जो था, इनके जो खुद के मम्मी पापा वगैरह थे, वो जो थे वो एवोकाडो की खेती करते थे। एवोकाडो की खेती मैक्सिको में बहुत ज़्यादा होती थी और एवोकाडो की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, और वहीं के लोग जो ड्रग कार्टल थे वो इस पर कब्जा भी रखते थे, एवोकाडो पर भी। और एवोकाडो एक रिच फ्रूट था जिसकी हर जगह डिमांड थी और यूएसए में सबसे ज़्यादा डिमांड थी। ऐसे में जो उसके पिता थे किसानी करते थे और साथ ही साथ अपना घर चलाते थे, लेकिन घर की हालत जो थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पापा भी जो थे वो नशे की ओर बढ़ गए थे और वो भी नशा करने लगे थे। ऐसे में ये बहुत परेशान हो गया था। एल मांचो जो था बचपन में ही अपने पापा को देखकर परेशान हो गया था और उसने 5th स्टैंडर्ड में ही स्कूल जाना छोड़ दिया। बोला मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे घर की परिस्थिति ठीक करनी है, इसके लिए मैं कमाई करूँगा। और उसने
अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो शुरू कर दिया उसने 14 साल की उम्र से काम करना। काम क्या करता था, जितने भी गांजे की खेती थी, दो तरह की गांजे की खेती थी, एक थी लीगल फार्मिंग, एक थी इनलीगल फार्मिंग। लीगल फार्मिंग जो हो रही थी वो मेडिसिन में दवा दारू में काम आ रही थी, और इनलीगल फार्मिंग जिससे नशा करते थे। अब ये इनलीगल फार्मिंग में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि आए दिन कोई भी चोरी करता था, कोई लेकर भाग जाता था, वहाँ बहुत सारे गैंग्स थे, उनकी लड़ाई होती थी। तो उस इनलीगल फार्मिंग्स के लिए यंग बच्चों को हायर किया जाता था उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको गार्ड करने के लिए। ऐसे में एल मांचो जो है पहला कदम यहीं से रखता है ड्रग की खेती में। और वो जो जितने भी कैनबिस थे उनकी, और जो वीड कहा जाता है जिसे गांजा कहा जाता है, उसकी सुरक्षा में वो लग गया और अच्छे खासे पैसे कमाकर वो घर में देने लगा। तो घर की स्थिति जो है वहाँ से थोड़ी थोड़ी ठीक होना शुरू हो गई। अब यहाँ से उसने एक चीज़ समझ गई थी, उसे समझ में आ गई थी कि जो अवैध काम है उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, और ये मैं जिस चीज़ की रखवाली कर रहा हूँ इसको यूएसए में और दुगने दाम में बेचा जा रहा था। अब इसने सिस्टम तो समझ लिया था कि मुझे गांजा यहाँ से लेना और यूएसए में ले जाकर बेचना है। वही गांजा जहाँ इसकी कीमत 10 रुपये, यूएसए में उसकी कीमत 1000 रुपये, सीधा 100 गुना ज़्यादा जो है उसका दाम मिल रहा है। अब ऐसे में इसने 14 साल के बाद 3 साल तक इसने मैक्सिको में रह के पूरा काम सीखा। गांजा किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, किस तरह से बनता है, वो सब चीज़ इसने सीख लिया। और सिंडिकेट कैसे वर्क करता है लोकल लोगों के साथ, लोकल जो कार्टेल थे उनके साथ इन्वॉल्व होकर वो सब कुछ सीख लिया। अब ये 19 साल का हो जाता है और 19 साल में ये सोचता है कि अब यहाँ रहकर फ़ायदा नहीं, मैक्सिको में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा, यहाँ से पहले से ही बहुत सारे ड्रग कार्टेल है और जो बहुत ताकतवर है, मुझे यूएस से जाना चाहिए और यूएस से जाके मैं ड्रग सप्लाई करूंगा। और ये फैसला करता है और फैसले के बाद वो सैन फ्रांसिस्को निकल जाता है। इनलीगल इमिग्रेंट्स था और अवैध तरीके से ये यूएसए में दाखिल होता है। फर्जी अपना जो है पासपोर्ट और अपने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उस फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये यूएसए में एंट्री ले लेता है। फिर वहाँ वो एक कंपनी में काम करता है। जॉब करते करते वो धीरे धीरे वहाँ जो ड्रग कार्टेल, मैक्सिको के लोग जो वहाँ एक्टिवेट थे, उनसे हाथ मिलाता है और वहाँ ड्रग सप्लाई करना शुरू कर देता है। ऐसे में बहुत दिनों तक वो रहता है। फिर एक घर को कब्जा कर लेते हैं ये और इसके कुछ दोस्त यार, और ये अवैध बंदूक भी रख लेता है अपने साथ। ऐसे में ये सब कुछ कर रहा था, वहाँ ये एक लड़की से उसकी शादी हो जाती है और वो लड़की जो थी वो एक बड़े गैंगस्टर की बहन थी। अब वो जो बड़ा गैंगस्टर था उसका नाम था एबिगेल गोंजवेल। अब ये जो था अपना खुद का एक कार्टेल चलाता था और वहाँ लोकल एरिया में रेडवुड सिटी में इसकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी। अब ये मेथड ट्रेड में आ गया था। अभी तक देखिए गांजे में था और ये मेथ में आ गया था। मेथ सोचिए कितना मतलब डेंजरस ड्रग है, और आपने सुना होगा पंजाब और बाकी जगहों पर भी मेथ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये मेथ के उसमें आ गया था, धंधे में आ गया था, और कोकीन के भी धंधे में इसने कदम रख दिया था। अब यहीं उसका जो है पहला बच्चा पैदा होता है। अब पहला बच्चा पैदा होता है और ये अपनी फैमिली के साथ रह रहा था और साथ ही साथ वो ड्रग्स का काम भी कर रहा था। मेथ के बड़े नामों में शामिल हो गया था कि तो मेथ का जो बड़ा काम कर रहा था वो एल मांचो कर रहा था। अब एल मांचो का नाम धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसका साला भी जो था वो भी, उसका भी नाम बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब ऐसे में इसकी पहली बार गिरफ्तारी होती है 1989 में। 1989 में किसी ने इसके बारे में टिप दिया जब इसकी उम्र 23 साल थी, और नार्कोटिक सेल ने इसे पकड़ा, और पकड़ा तो पता चला कि इसके पास से कोकीन मिला है और कोकेन ड्रग्स इसने अपने पास रखा था। अब ये धीरे धीरे वहाँ जेल में रहकर भी इसने चीज़ें सीख ली कि जेल के अंदर गांजा कैसे लाना है, ड्रग्स कैसे लाना है, और जेल के अंदर इसने अपना नेक्सस फैला लिया। और जेल में ये तकरीबन 3 से 4 साल रहा और अपने भाई को बचाने के लिए, अपने साले को बचाने के लिए पूरा आरोप खुद पर ले लिया और अपने भाई और साले को बचा लिया। और भाई और साले जो है जेल से बाहर चले गए और वो अपना नेक्सस चलाने लगे और जेल में तक पैसे पहुँचाते थे। इनके जो भी लोग जेल में जाते थे इसके लिए ड्रग्स लेकर जाते थे। अब आता है समय 1992 सितंबर का महीना और इसकी उम्र हो जाती है 26 साल। अब इसको जो है वहाँ की जो जेल से शिफ्ट किया जाता है और इस पर एक हीरोइन डील का आरोप लगता है कि इसने वहाँ बैठ के हीरोइन डील की। आपको पता होगा हीरोइन ड्रग। फिर वहाँ एक हीरोइन डील होती है और हीरोइन डील थी कम से कम $9,000 की, और इस डील में इसका नाम शामिल आता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस पाती है कि ये और इसका भाई दोनों शामिल है। फिर इसके भाई तक पहुंचती है तो ये पूरा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है और ये टेक्सास की जेल में बंद हो जाता है। इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और टेक्सास की जेल में इसे रखा जाता है। अब ऐसे में ये था इसका जेल का सफ़र। अब 1995 से 2003 तक अब इसके पास इसका खुद का साम्राज्य होने वाला था, क्योंकि ये जेल से बाहर आ गया था। अब ये जेल से बाहर आता है 1995 में, तब इसकी उम्र थी 29 साल, और ये जब जेल में गया था तब इसकी उम्र थी 26 साल। ये 26 साल में फिर एक बार जेल से बाहर आया था,
फिर वापस से अपने भाई को बचाने के लिए जेल में चला जाता है। अब 29 साल में ये फिर से जेल से रिहा हो रहा है, लेकिन इस बार इसने तय कर लिया था अब पुलिस के हाथ में कभी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा और अपना खुद का ग्रुप बनाऊंगा और एक्टिवली जो कार्टेल मैक्सिको में धड़ल्ले से काम करे उनके साथ मिलकर काम करूंगा। और इसने समझ गया था कि यूएसए में काम करना सेफ नहीं है, यूएसए में जब चाहे तब पुलिस उठा लेगी, इससे अच्छा मैं मैक्सिको वापस जाऊँगा। और इसको मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि इसके पास अवैध डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस अवैध डॉक्यूमेंट्स से ये यूएसए में रह रहा था। अब इसे जो है मैक्सिको भेज दिया जाता है। मैक्सिको में ये पुलिस का गुप्तचर बन जाता है, मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये टोमाटेलन पुलिस जो थी उनको ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये पुलिस में अपनी पहचान बनाना शुरू कर देता है और पुलिस में इसका रसूख बनने लगता है। और अब धीरे धीरे ये समझ गया था कि पुलिस का गुप्तचर बनूंगा तो मुझे ड्रग कार्टेल वाले कभी भी मार देंगे और मेरी मौत हो जाएगी, भाई फिर कौन संभालेगा। अब ऐसे में इसने पुलिस का दल था वो छोड़ दिया। इसे पुलिस अच्छे से समझ गया था, ड्रग कार्टेल भी अच्छे से समझ गया था। अब इसकी एंट्री होने वाली थी खुद की गैंग बनाने के लिए, लेकिन खुद की गैंग बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि पहले से ही बहुत सारे गैंग जो थे वो पहले से ही वर्क कर रहे थे। तो ऐसे में मिलानियो कार्टेल था, एक मिलानियो गैंग था, उस कार्टेल को इसने ज्वाइन किया सबसे पहले। और उस क्लैन का जो लीडर था, यानी जो उस गैंग का जो लीडर था, उसकी बहन रोजलिंडा से इसने शादी कर ली। अब रोजलिंडा से शादी कर ली तो एक तरह से गैंग में इसका वर्चस्व बढ़ गया कि भाई जो गैंग का हेड है उसकी बहन से शादी कर लिया, तो गैंग मिलानियो गैंग में इसका वर्चस्व बढ़ने लगा। अब 12 अगस्त 2003 का समय आता है, इसकी उम्र हो जाती है 37 साल। अब जो इसका बॉस था अरमाडो वेल्किनिया, उसको पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है। उसको अरेस्ट करने के बाद जो पहले से एक हावी ग्रुप था जिसका नाम था जीटस, मतलब एक अलग गैंग था, वो जीटस गैंग अचानक से मिलानियो गैंग पर हमला कर देता है क्योंकि इनका बॉस ही जो है मर गया है। अब मीटस और मिलानियो में जो है जंग छिड़ जाती है। ऐसे में जंग छिड़ जाती है तो ये देखता है कि अब मेरी एंट्री हो सकती है, दो गैंग आपस में लड़ रहे, ऐसे में मैं अपना गैंग फॉर्म करता हूं। फिर इसने क्या किया कि जीटस गैंग में जो लोग थे जीटस से जो खुश नहीं थे और मिलानियो गैंग में जो लोग मिलानियो से खुश नहीं थे, उन सबको इसने इकट्ठा कर लिया और इसने बोला कि तुम लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। और इसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था जेलिस्को। अब इस जेलिस्को ग्रुप में सब लोग ऐड होने लगे जो बाकी गैंग से नाखुश थे। और दो गैंग की लड़ाई के बीच में कुछ लोग बिजनेस करना चाह रहे थे ड्रग्स का, वो बोल रहे थे हमें गैंग वॉर से कोई लेना देना नहीं, हमें जो है बिजनेस करना है। अब धीरे धीरे जो इन लोग का अलायंस था, इन्होंने मिलके एक अलायंस बनाया जिसका नाम था सिनोला। अब सिनोला अलायंस जो था वो 2003 से 2009 तक बहुत पावर में था और ये अलायंस जो था, जो दोनों ग्रुप का गठजोड़, ये बहुत अच्छा काम कर रहा था ड्रग्स, एक तरह से ड्रग कार्टेल के ग्रुप में। और इनका जो नेक्सस था धीरे धीरे पूरे मैक्सिको में फैल रहा था। मैक्सिको में जो सरकार बन रही थी इन्हीं के दबदबे से बन रही थी, ये अपना ग्रुप फॉर्म कर रहे थे। इनके पास जो हथियार थे वो यूएस आर्मी के पास हथियार थे। धीरे धीरे इनके पास रॉकेट लॉन्चर और सब ऑटोमेटिक हथियार जो थे इनके पास आने लगे थे और इन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा लिया। अब ये अपना लोकेशन भी बदल रहा था। अब ये गुलदजार जाता है और इसकी उम्र तब थी 37 साल। अब 37 साल में गुलदजार जाता है और वहाँ जिसके साथ अलायंस किया था उनसे भी इसकी थोड़ी सी आपसी अनबन जो थी वो बन नहीं रही थी। उसमें से कुछ लोग थे जो इसके ऑपरेशंस में दखल अंदाजी कर रहे थे। अब इसको ये पसंद नहीं था। अब ये बोल रहा था कि भाई मैं सिर्फ ड्रग का काम नहीं करूँगा। फिर इसके ग्रुप ने मर्डर, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, हथियार प्रोवाइड करना और हफ्ता वसूली इसने शुरू कर दिया जो लोग किसानी भी कर रहे थे उन लोगों से भी। अब ऐसे में 28 अक्टूबर 2009 को ऑस्कर एल आल्बो जो था वो भी एक खतरनाक जो था ड्रग पेडलर था और कहा जाता है कि ड्रग लॉर्ड था, उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती और बताया जाता है उसकी टिप ऑफ भी इसी ने दिया था। अब 6 मई 2010 में जुनाल कार्लोस एल टाइग्रे जिसे कहा जाता था उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इन दोनों की अरेस्टिंग में एल मांचो का हाथ था ऐसा बताया जा रहा था। अब जुलाई 2010 में अब नाचो जो था, जो इन सब का लीडर था, सुप्रीम लीडर था, उसको मार दिया जाता है। अब यहीं से आता है टर्निंग पॉइंट। दो जो प्राइम लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, नाचो को मार दिया गया है। अब ऐसे में मिलानियो जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में इसने कार्टेल ज्वाइन किया था सबसे शुरुआत में, वो टूट गया, वो पूरी तरह से टूट गया। अब ये गैंग टूट गया था। अब इसने सोचा कि सही टाइम है अपना खुद का कार्टेल ग्रुप बनाने का और जो नए जनरेशन के लड़के, मतलब जो यंग जनरेशन के लड़के, उनको अपने साथ जोड़ना। इसकी उम्र तो 40 साल प्लस हो गई थी, 44 का हो गया था, लेकिन इस उम्र में इसने सोचा कि अब खुद का गैंग बनाना बहुत सही रहेगा। अब ऐसे में इसने खुद का गैंग बनाया। उस गैंग का नाम था CJNG और उसका नाम था कार्टेल जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। इसने नाम ही रखा था न्यू जनरेशन कार्टेल और जेलिस्को जो था इसका बहुत पहला ग्रुप था, उसी नाम पर इसने इस ग्रुप को बनाया।
और इसने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली वो हैरान करने वाली थी। ऐसे गेटअप में, ये गेटअप देखिए, ऐसे गेटअप में डाली कि इसके जितने भी सिपाही थे, मतलब इन्होंने एक प्राइवेट आर्मी फॉर्म कर ली थी। ये जो प्राइवेट आर्मी के जितने भी लड़ाके थे वो सब बिल्कुल आर्मी वालों जैसे थे। उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां थी, रॉकेट लॉन्चर थे, खुद के जेट्स थे और खुद का हेलीकॉप्टर, सब कुछ, और अनगिनत हथियार। और देखिए कितने वेल ट्रेंड है, इनका ड्रेसअप देखिए, सब कुछ, मतलब एकदम लगता था ऐसा कि भाई ये तो कमांडो है और ये वेल ट्रेंड कमांडो है। इन्होंने खुद की एक प्राइवेट आर्मी बना ली। अब प्राइवेट आर्मी बनाने के बाद उस प्राइवेट आर्मी में धीरे धीरे लोगों की भर्ती इन्होंने शुरू कर दी। अब लोगों की भर्ती कर रहे थे, ऐसे में इंटरनल वॉर शुरू हो गया और आपस में जो एल मांचो था वो उसने बोला कि अब मैं जितने भी ग्रुप हैं वो ग्रुप को मैं लीड करूंगा, और जो जेटास था उस जेटास ग्रुप को भी कहा कि अब मैं लीड करूंगा, अब मेरे बाद ही जो आएगा वो आएगा। अब क्या होगा कि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम सिविलियंस को बचाते हैं और हमारी लड़ाई जो है वो देश विरोधी ताकतों के साथ है। इसने लोगों का भी भरोसा जीतने लगा। अब लोग भी इसके साथ जुड़कर काम करने लगे, यंगस्टर्स को अपने साथ जुड़ा लिया। अब ये क्या किया, अब इसकी उम्र हो गई थी 46 ईयर्स की। अब 2012 से 2014 तक इसने बहुत बेधड़ल्ले से इसने ड्रग्स का काम किया, इसने अवैध बंदूकों का काम किया, इसने ड्रग कार्टल को पूरे विश्व में फैला दिया था। फिर उसके साथ ही साथ ये अपनी मैक्सिको सरकार के साथ भी इसने जंग छेड़ दी थी, और मैक्सिको पुलिस से तो ये डरते ही नहीं थे, उनसे तो इनको कुछ भी डर नहीं था, वो तो इन्होंने पूरा खरीद रखा था, मतलब उसको तो इन्होंने बड़े हद तक मैनेज कर दिया था। अब इनकी लड़ाई थी सिर्फ वहाँ की आर्मी से, क्योंकि वहाँ की आर्मी जो थी वो मैनेज नहीं थी। अब ऐसे में इनको उस आर्मी से लड़ने के लिए और अच्छे वेपन्स, मतलब जो और ताकतवर वेपन्स थे, उन वेपन्स को इसने अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। वो वेपन्स देश विदेश से खरीदना शुरू कर दिया, रशियन माफिया से हाथ मिला लिया और बड़े बड़े वेपन्स जो थे अपने पास रखने लगा। और इसने जितने भी टेरिटरी थी, आसपास के जितने इलाके थे, वहाँ इलाके जेलिस्को, कोलिमिया, गुजोतो, वेरिकुजा, इन सब जगहों पर इसने अपने जो हेडक्वार्टर्स बना लिए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता था, कोई अगर इनके ग्रुप में गद्दारी करता तो उसकी वीडियो डालते और उसको गोली मार देते। फिर इसने अपने खुद के साइंटिफिक लैब्स बना लिए, उन लैब्स में ये बड़े बड़े ड्रग्स के जो फॉर्मेशन होते थे उन्हें बनाया जाता था, टेस्टिंग की जाती थी और उन ड्रग्स को अमेरिका और बाकी देशों में भेजा जाता था। ऐसे में इसका वर्चस्व तो बढ़ रहा था। अब ये जो था सब कुछ हो रहा था और ये सब कुछ अमेरिका देख भी रहा था। अब अमेरिका के मन में एक गुस्सा था कि हम मैक्सिको में जितना ड्रग पेडलर्स और जितने ड्रग लॉर्ड्स खत्म करने की देख रहे हैं, वहाँ ये लोग तो और बढ़ते जा रहे हैं। अब 2014 का समय खत्म होता है, तब तक एल मांचो का पूरा राज था और वो एक तरह से पूरे कार्टेल पर उसका कब्जा था। अब उसका कार्टेल ही सबसे ताकतवर था। अब इसकी उम्र हो जाती है 48। अब ये एक आर्मी हेलीकॉप्टर जा रहा था और इनके ग्रुप ने आरपीजी से रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला किया और उसको उड़ा दिया। अब उसमें 9 सोल्जर मारे गए और बताया जाता है उस समय पे 40 बसों पर इन्होंने हमला किया, 16 फ्यूल टैंक्स पर इन्होंने कब्जा कर लिया और 200 जिले जो थे इसकी वजह से इफेक्टिव थे। अब पब्लिक एनिमी जो था वो एल मांचो के खिलाफ आ गई थी, पब्लिक का रोष आ गया था। पब्लिक अब जिस एल मांचो को पसंद करती थी अब उससे घृणा करने लगी थी। अब वो जो पब्लिक फिगर था, पब्लिक हीरो था, रॉबिन हुड वाली छवि थी, वो रॉबिन हुड वाली छवि जो थी इसकी खत्म हो गई। अब लोगों में गुस्सा था, लोग धीरे धीरे इससे पीछे हटने लगे थे। अब ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर इस पर इनाम रख दिया गया था। जो मैक्सिकन पैसो, जो उस मैक्सिकन मनी को पैसो कहा जाता है, मैक्सिकन पैसो में 2 मिलियन का इसके ऊपर इनाम रखा गया। फिर यूएस फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा गया। उसके बाद इसे 2024 में बढ़ा दिया गया, अब उसे 15 मिलियन डॉलर कर दिया। अब ट्रंप ने कहा कि भाई अब नहीं सहने वाले, मैक्सिकन गवर्नमेंट को बोला तुम मारो नहीं तो हम घुसकर मारेंगे। तो ऐसे में अगर खुद के देश में घुसकर अरे ये मारते तो इसमें जो था नाम खराब होता मैक्सिको गवर्नमेंट का। तो मैक्सिको गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम आपकी मदद लेंगे, लेकिन पूरी जो फाइट है वो हम खुद करेंगे। अब धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, इसके परिवार को कमज़ोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका परिवार भी पूरे मैक्सिको में फैला हुआ था। तो 2014 में इसका जो बेटा था उसको अरेस्ट कर लिया, रूबेन को। फिर 2020 में उसे यूएस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत लेके गया। फिर यूएसए में ही उसे 2024 में कन्विक्ट कर दिया गया और 2018 से 2021 के बीच जो उसकी वाइफ थी रोसलिंडा, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। जो उसका भाई था 2022 में एंटीनियो, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। 2025 में अब्राहम को पुलिस ने कैप्चर कर लिया और उसे भी जेल में रखा। अब कार्टेल फैमिली धीरे धीरे खत्म हो गई थी। अब बचा था सिर्फ एल मांचो की उम्र हो गई थी 54 ईयर्स। अब 54 की उम्र में वो बूढ़ा हो गया था और उसको किडनी डिसीज हो गई, तो वो प्राइवेट अस्पताल में अपनी इलाज भी कर रहा था। धीरे धीरे वो
गायब हो रहा था, उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। बहुत बार ऐसी खबर आई कि वो मारा गया है, लेकिन फिर उसका वीडियो आ जाता और वीडियो में बताया जाता कि नहीं, वो मारा नहीं गया है, वो अभी भी जिंदा है और उसके साथ बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता था, किसी आर्मी की टुकड़ी पर हमला कर देता, वो आर्मी के बीच से अपना कार्टल जो है निकाल कर लेके चले जाते। ऐसे में अब सरदर्द हो गया था। अब यूएस एजेंसी ने बोला कि आप हमारी एजेंसी एफबीआई की हेल्प लो, मदद लो, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद लो और आर्मी की भी मदद लो और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करो। अब तारीख आ जाती है 22 फरवरी 2026। अब इसी दिन एल मांचो का ये आखिरी दिन होने वाला था, क्योंकि एफबीआई के पास पूरा इनपुट था। एफबीआई एजेंसी ने पूरा इनपुट जो था वो मैक्सिकन एजेंसी के साथ साझा किया। अब मैक्सिकन आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया वहाँ की पुलिस फोर्स के साथ और इन्होंने उसे घेर लिया। पहले तो उसे कहा गया कि सरेंडर करो, उसने सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन उसने अंधाधुंध जो है उसके साथ लोग थे उन्होंने फायरिंग कर दिया। अब फायरिंग में जवाबी कार्रवाई में जो वहाँ के मिलिट्री फोर्स थे उन्होंने भी फायरिंग की और उसमें एल मांचो को मार गिराया गया। अब एल मांचो को मार गिराया गया, इसकी खबर यूएस मीडिया एजेंसीज ने हर चैनल में चला दी और हर जगह चल गया। तब तक जो मैक्सिको था वो अपने ग्राउंड पर अपने लोगों को, मतलब अपनी आर्मी को और अपने पुलिस वालों को उन्होंने ठीक से स्टैब्लिश नहीं किया था कि अब सब लोग रोड पर आ जाओ भाई, क्योंकि अब जो है हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इसके कार्टेल के लोग हर डिस्ट्रिक्ट हर जगह थे और उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। अब उन्हें नहीं पता था कि यहाँ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि उनका बॉस मरा है। ऐसे में जो उनका ग्रुप था, जो प्राइवेट मिलिट्री थी, वो शांत नहीं बैठने वाली थी। अब ये मिलिट्री ने पूरे मैक्सिको को घेर लिया और पूरे मैक्सिको में आगजनी कर दी। रोड पर आ गई एक बंदूकें लेकर और पूरे मैक्सिको में इन्होंने तोड़फोड़ की, आग लगा दिया, इन्होंने पूरे मैक्सिको को तहस नहस कर दिया। अब आर्मी की हिम्मत नहीं थी कि इनसे आके लड़ सके, क्योंकि इनकी फोर्स इतनी ज़्यादा थी, हर घर में इनका एक सिपाही था। ऐसे में अब सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी और पूरे जितने भी आर्मी को था वहाँ डिप्लॉयड कर दिया गया और आर्मी आकर अब सड़कों पर टैंक्स और जो बाकी बड़े बड़े गन्स थे, बख्तर गाड़ियाँ थी, वो सब अब सड़क पर दिखने लगी। आर्मी का मार्च होने लगा और धीरे धीरे ये गैंग के लोग फिर से वापस से छुप गए, लेकिन कई कई जगहों पर फिर भी छुप छुप कर मार रहे थे। अब ऐसे में था कि क्या एल मांचो मर गया तो क्या जो वो ग्रुप था, अब वो ग्रुप भी खत्म हो गया, CJNG? नहीं। अब एल मांचो ने ये हमेशा कहा था कि मेरे जाने के बाद भी ये ग्रुप खत्म नहीं होगा, ये ग्रुप के लड़ाके जो है हमेशा अपना काम करते रहेंगे और लोगों को साथ में लेकर ये काम करेंगे। अब इस जंग के बीच अब सबसे अहम चीज़ थी कि अगला एल मांचो कौन होगा, मतलब अगला क्लैन लीडर कौन होगा, क्योंकि सबकी नज़र उसी पे है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसका पूरा परिवार तो जेल में है। ऐसे में इसके कई खास लोग थे जो गैंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। अब उनमें से किसका नाम सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन कहा जा रहा था कि ये एक अंत है, लेकिन इसे अंत नहीं, ये तो लड़ाई की शुरुआत है। और जिस तरह से सिविल वॉर इस समय मैक्सिको में हो रहा है वो और ज़्यादा परेशान करने वाला था। तो ये थी एल मांचो की कहानी और मैं और डिटेल में बताऊंगा अब आने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन ड्रग लॉर्ड बनेगा और कौन USA, मैक्सिको और पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखेगा। तो अगली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कौन इसके बाद जो है ड्रग लॉर्ड बनने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।